चलो आज हम बात करते हैं अगले प्रकार के विलयन में। और आज का जो विलयन लेंगे उसमें हमारे पास में जो विलेय होता है वो ठोस होता है और विलायक जो है वो हमारा द्रव अवस्था में है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या लिया था, कौन सा विलयन लिया था? हमने वो विलयन लिया था जिसमें दोनों ही द्रव अवस्था में थे। अब यहां पर जो ठोस लिया है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि यहां पर जो ठोस हमने लिया है वो बेसिकली अवाष्पशील ठोस है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो ठोस लिया है वो हमने लिया है अवाष्पशील। अवाष्पशील क्लियर है? अवाष्पशील ठोस का मतलब है जिसमें वाष्प नहीं होती। जबकि हमने जो यहाँ पर विलायक लिया है वो विलायक कैसा होगा? विलायक जो है वो वाष्पशील है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखनी है। दूसरी बात है यहाँ पर जो हमने अभी जो ठोस लिया है, ठीक है, वो कैसा है? विद्युत अनअपघट्य है। अनअपघट्य, अनअपघट्य का मतलब समझ रहे हो? अनअपघट्य का मतलब जो अभी आयंस में विभाजित नहीं हो रहा है। तो विद्युत अनअपघट्य हमने यहाँ पर अभी लिया है। ठीक है, अनअपघट्य। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो ठोस हमने आपके सामने लिया है वो ठोस सामान्यतः कैसा है? वो ठोस जो होगा वो अवाष्पशील है और विद्युत अनअपघट्य है। ठीक है, चलो इस तरीके से अगर हम कोई विलयन तैयार करते हैं तो यहाँ पर कुछ गुणधर्म हम पढ़ते हैं। अब वो गुणधर्म क्या होते हैं पहले तो वो समझ लेते हैं। गुणधर्म का मतलब होता है विलयन के वह गुण, विलयन का वह गुण जो कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन यहाँ पर, विलयन के वे गुण जो केवल कणों की संख्या पर या कणों की संख्या विलयन में कणों की कुल सांद्रता पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। देखो अणुसंख्यक गुणधर्म एक अलग ही प्रकार का शब्द है। एक तो होता है गुणधर्म। अब गुणधर्म कैसा हो सकता है? भौतिक गुणधर्म हो सकता है, रासायनिक गुणधर्म हो सकता है। एक तो ये शब्द हो गया, क्लियर है। और एक होता है अणुसंख्यक। नाम देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणु संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे पास में जो भी घटक हम प्रयोग कर रहे हैं उस घटक के किसके? कणों की संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? यानी कणों की संख्या अगर परिवर्तित होगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित होगा। जैसे मान लेते हैं सपोजेड हमारे पास में एक विलयन है। एक विलयन में हमने कोई घटक मिलाया, कोई विलेय मिलाया, उसमें 10 कण है। ठीक है, उसी प्रकार का उतना ही विलयन एक और लिया, उसमें हमने 20 है। तीसरा ले लिया हमने 30 है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने कणों की संख्या परिवर्तित कर दी तो उसके गुणधर्म में भी परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे गुणधर्म जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि ये कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति समझ रहे हो ना? प्रकृति का मतलब जैसे आकृति है कि उसमें कौन सा आवेश है, किस तरीके का है, इस पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कि उसकी प्रकृति कैसी है, क्या आवेशित है, अनावेशित है, या आकार कैसा है, या किस प्रकार के वो व्यवहार को प्रदर्शित करता है, इस पर व्यवहार, इस चीज पर निर्भर नहीं करता। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या हो गया कि अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब ये हुआ कि जहां पर कणों की संख्या परिवर्तित होने पर वह गुणधर्म परिवर्तित हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। आगे बात समझ में? अब आपको देखना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जवाब है कि अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। नाम याद रखिएगा, पहला है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, दूसरा है परासरण दाब, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन और चौथा है हिमांक या गलनांक में अवनमन। फिर से रिपीट करते हैं, पहला क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, दूसरा क्या है? परासरण दाब, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन और चौथा है हिमांक या गलनांक में अवनमन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो नोट करो, फिर आगे बताता हूं। तो चलो सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं प्रथम अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखो प्रथम अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो इस स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पहले उसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने शुद्ध द्रव डाल दिया है। ठीक है, सॉल्वेंट एलून मतलब केवल शुद्ध द्रव यहां पर पड़ा हुआ है। बात को समझिएगा, यहां पड़ा हुआ है शुद्ध द्रव। ठीक है, अब जो शुद्ध द्रव पड़ा हुआ है तो नेचुरल सी बात है इसकी क्या होगी? कोई ना कोई यहां पर वाष्प होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी स्थिति हम ले रहे हैं उस टेम्परेचर जो है वो हमारा हमेशा अभी कांस्टेंट है।
टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप इसको क्या कर दो, गर्म कर दो यहाँ से, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक विलायक लिया, शुद्ध विलायक लिया है, शुद्ध द्रव लिया है, और शुद्ध द्रव लेके आपको पता होगा कि एक पैरामीटर, एक बैरोमीटर होता है, जिस बैरोमीटर के थ्रू हम लोग दाब के बारे में पता कर लेते हैं। मरकरी, आपको पता होगा मरकरी का कॉलम होता है, कितना मरकरी ऊपर जाता है, थर्मामीटर देखा होगा आप लोगों ने उस जगह पे, उस टाइप का ये कंडीशन होती है। तो वहां से क्या किया, एक प्रेशर डिफाइन कर लिया, यानी कि एक यूनिट डिफाइन कर ली, एक वैल्यू डिफाइन कर ली। अब हमने क्या किया, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने विले और विलायक, मतलब विले भी इसमें डाल दिया, विलायक पहले से था, दोनों इसके अंदर मिश्रण बन गए, यानी क्या बन जाएगा, यहाँ पर विलयन बन गया, विलयन बन गया। और विलयन बनने के बाद फिर से मैंने इसका प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट किया, प्रेशर चेक करना स्टार्ट किया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका प्रेशर ज्यादा होगा कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा? किसका प्रेशर ज्यादा होगा? इसका प्रेशर ज्यादा होगा। मैंने हमेशा बताया है कि जब हमारे पास शुद्ध अवस्था में कोई भी घटक होता है तो उसका वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है, और जब भी हम विलयन तैयार करते हैं तो वाष्प दाब हमारा कम होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वाष्प दाब कम होता है, लेकिन ध्यान रखना ये स्थिति कब हम लेते हैं, जब हमारा टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 डिग्री पे कर रहे हो तो इसको आप गर्म करो, 45 डिग्री पे आप करना स्टार्ट करो, तो वो कंडीशन वहां पर नहीं होगी। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो अब इसी को एलोबरेट करना स्टार्ट करते हैं और इसी को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसको जरा कुछ इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में एक विलेय है, वो है ए, ये ए विलेय है। ठीक है, और हमने यहां पर ले लिया है बी विलायक। इन दोनों की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमने लिया बी विलायक। अब बी विलायक है तो शुद्ध अवस्था का विलायक है कि नहीं है? शुद्ध अवस्था का विलायक है, ये यहाँ पर उपस्थित है, और शुद्ध अवस्था का ये विलायक है। तो विलायक होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका एक आंशिक दाब होगा, या कुछ ना कुछ इसका शुद्ध अवस्था का दाब होगा, हाँ या ना? ये स्थिति होगी। इसको हमने बोल दिया पीबी नॉट। पीबी नॉट का मतलब क्या हो गया? इस विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। यहां तक समझ में आ गया? शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। क्लियर है? मोल भी होंगे, कुछ ना कुछ इसके मोल होंगे। अब आपने क्या किया, इसमें ए विलेय डाल दिया। अब ए विलेय डाला है तो एक बात मुझे बताओ, जो ए विलेय डाला है, ए विलेय क्या वाष्प अवस्था में होगा? मैंने वहां पहले ही बोल दिया था कैसे चाहिए, अवाष्पशील चाहिए, ठोस अवाष्पशील चाहिए, बोला था मैंने। ठीक है, अवाष्पशील चाहिए, वाष्प में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या वाष्प दाब आएगा? इसका वाष्प दाब नहीं आएगा। अब इसके कोई ना कोई मोल भिन्न होंगे, मोल होंगे, मान लेता हूं सपोज दैट इसके मोल एन बी मान लेता हूं, इसके मोल एन ए मान लेता हूं। अब विलयन बनाओगे तो दोनों के मोल भिन्न बता सकते हो, क्या होगा जरा मुझे बताना। अगर मैं कहता हूं कि ए के मोल भिन्न क्या होंगे, तो ए के मोल भिन्न होंगे एन ए डिवाइड बाई क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और अगर बी की बात करेंगे तो बी के मोल भिन्न कितने हो जाएंगे, एन बी डिवाइड बाई कितना होगा, एन ए प्लस एन बी। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलो यहां तक तो हमने समझ में आ गया और दोनों को मिला दिया, और ये भी हमें समझ में आ गया कि अब जो परिणामी दाब आएगा, वो दाब जो विलयन का जो दाब होगा, वो दाब सामान्यतः इससे कम होगा। ये बात भी हमको समझ में आ गई। क्या कह रहा हूं? शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब होगा वो ज्यादा होगा, ठीक, किसका? विलायक का। और जब मिला दोगे तो अब जो वाष्प दाब आएगा वो कम आएगा। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, फिर आगे की कहानी समझाता हूं। एक बात मुझे बताओ, जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है। ये हमारा विलायक है, ठीक है, इस विलायक में हमने क्या कर दिया, विलेय डाल दिया। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, वाष्प किसकी बन रही थी पहले? वाष्प किसकी थी? विलेय डालने से पहले विलायक की वाष्प थी, है ना? अब हमने विलेय डाल दिया, विलेय डाल दिया तो क्या बन गया, विलयन। अब विलयन जो बन गया है, वो विलयन बनने के बाद अब जो वाष्प दाब होगा वो किसका होगा? विलायक का कि विलयन का कि विलेय का? विलायक का। यानी अभी भी जो वाष्प अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, अभी भी जो वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वो किसका हो रहा है? विलायक का ही हो रहा है। लेकिन हम बोलते क्या है उसको? विलयन का वाष्प दाब। समझ में आ गया? कुछ लोगों के दिमाग में होता है सर विलेय भी वाष्प में हो गया और विलायक भी वाष्प में हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। विलेय हमने जब कैसा लिया? अवाष्पशील लिया। तो जब विलेय हमने अवाष्पशील लिया, वो तो वाष्प में जा ही नहीं सकता। यारी बात ना, कि अभी भी जो वाष्प बनेगी वो विलायक की ही बनेगी। मतलब पानी और चीनी
को अगर आपने विलयन बना दिया है तो पहले पानी का वाष्प बन रहा था और अभी भी पानी का ही वाष्प होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये तो एक छोटी सी जनरल नॉलेज की बात थी जो बता दी है हमने। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हम लेके आते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, राउट्स की तरफ जाते हैं। एक बात मुझे बताओ, जब हमने दो घटकों को आपस में मिलाया था तो उस कंडीशन में राउट ने क्या क्या चीजें बोली थी, मुझे बताना। राउट ने पहली बात बोली थी पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। ये तब की बात है जब दोनों कैसे थे? दोनों कैसे थे? द्रव में थे, दोनों द्रव में थे, है ना? ठीक है, यही तो बोला था। यहाँ पी बी बराबर कितना होगा? ठीक है, ये किसने बताया? राउट ने। अब हम इनका योग करते हैं, योग करते हैं पीटी। पीटी इक्वल टू कितना होता है? पी ए प्लस पीबी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी होगा, ये जो योग राउट ने नहीं किया था, डाल्टन ने किया था। ये जो योग किया था वो किसने किया था? डाल्टन ने किया था। ठीक है ना, जो योग हुआ था वो डाल्टन का था। अब बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो योग जो था वो डाल्टन का था। ठीक है, अच्छा चलो अब इसको जोड़ लेते हैं। तो पीटी इक्वल टू पी ए नॉट, यहाँ कितना हो गया? पी ए नॉट एक्स ए हो गया प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो गया। अब जरा सोचने वाली बात यहां से उठाते हैं। एक बात मुझे बताओ, ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? विलेय। बी क्या है हमारा? विलायक। अब ए हमारा विलेय है तो जब उसका वाष्प दाब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसका जब वाष्प दाब का मान कितना हो गया? 0। और 0 का गुणा एक्स ए में करोगे तो वैल्यू कितनी हो गई? 0। अरे आ गया समझ में? इसका मतलब इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये हमारा पी ए नॉट कितना होगा? पी ए नॉट एक्स ए कितना हो गया? 0 हो गया। ओके, आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये हुआ कि पी इज इक्वल टू, अब क्या बना हमारे पास में? पी बी नॉट एक्स बी बना। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? अच्छा इसको पीटी को मैं पी एस बोल सकता हूं। पी एस का मतलब होता है विलियन, विलियन का वाष्प दाब। पीटी कुल, बात एक ही है, कुल का मतलब विलेय और विलायक। समझ में आ गया? तो यहाँ दोनों का योग कर दो या चाहे इसको मैं पी एस बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। एक बात मुझे बताओ, यहां पर एक्स बी है, एक्स बी की जगह अगर मैं 1 माइनस एक्स ए रख दूं, कोई तकलीफ? रख सकते हैं। क्यों? एक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर हमने क्या कर सकते हैं? एक्स बी की जगह क्या रख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए। चलो थोड़ा सा इसमें ओपन कर लेते हैं। पी एस इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना आ गया? पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ये समझ में आ गया? पी बी नॉट एक्स ए मतलब पी एस इज इक्वल टू हो गया पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहां पर हो गया पी एस माइनस पी बी नॉट। ठीक है, इसको चलो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं इस कंडीशन पे कि पी बी नॉट माइनस पी एस, ये हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी नॉट एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब इसको आगे लेके जाता हूं, तो हमारे पास में आया पी बी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। तो एक काम करो, पी बी नॉट को नीचे ले आओ, तो यहां पर हो गया पी बी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। ये जो हमने यहां पर आपके सामने एक ड्राइव किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। पी बी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी बी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें इसको ये चीजें बताती है। पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारे पास में था क्या? फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। हमारे पास में एक विलायक था, इस विलायक का एक वाष्प दाब था, कितना था? P नॉट विलायक बोल दो या B बोल दो। ठीक है, अब हमने इसमें मिला दिया विलेय, विलेय मिला दिया तो यहां पर क्या बन गया? सॉल्यूशन का, यहां क्या बन गया? सॉल्यूशन का वाष्प दाब बन गया। पहली बात मुझे बताओ, दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन? बताओ, पहले में से बड़ा कौन छोटा कौन? नेचुरल सी बात है, पी बी नॉट बड़ा होगा पी एस से। अच्छा, जो कोई चीज बड़ी है फिर छोटी हो गई तो अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? अंतर होगा पी बी नॉट माइनस पी एस। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अंतर का मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यार पहले पी बी नॉट था, बाद में पी एस हो गया, तो क्या हो गया? घट गया ना? क्या हो गया?
घट गया है ना, तो घटने को बोलते हैं अवनमन। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। बोलो ये समझ में आया? अरे हाँ है ना, नहीं आ रहा? पक्का? इसको क्या बोल सकते हैं? वाष्प दाब में अवनमन, है ना? इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। ये बात समझ में आ गई? पहली चीज तो ये समझ में आ गई। तो वाष्प दाब में अवनमन हो गया पीबी नॉट माइनस पीएस। क्लियर? ये मतलब हुआ, यानी कि विलायक माइनस विलयन का वाष्प दाब। अब बात करते हैं, एक शब्द लेके आते हैं आपेक्षित। आपेक्षित, आपेक्षित, ठीक है? अपेक्षित शब्द का मतलब क्या होता है? अपेक्षित का मतलब होता है, हिंदी वाले वो समझ गए होंगे, अपेक्षित का मतलब होता है सापेक्ष, है? तो नहीं चीज बता दी, अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन, है? जानते हो अपेक्षित का मतलब क्या होता है? सापेक्ष। और सापेक्ष हमेशा किसका देखा जाता है? एक बात मुझे बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसके सापेक्ष में पढ़ाई कर रहे हो? मतलब आप अपने आप को किस सापेक्ष में ले रहे हो? जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, कि जो सबसे डफर है जिसके 0 आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में? सबसे 0 आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट, क्योंकि उससे हम ऊपर आगे हैं। देखो तो है कि नहीं है? हाँ, हमारी सोच ऐसी रहती है। क्यों? सही है ना, कि जिसके कम आ रहे हैं उससे तो आगे है ही कि नहीं है, कि जिसके सबसे ज्यादा आ रहे हैं उसके सापेक्ष में देखे जाते हैं। तो रिजल्ट किसके सापेक्ष में आता है? जिसके सबसे ज्यादा आते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका है? कौन ज्यादा है? पीबी नॉट ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर हो गया पीबी नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पीबी नॉट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है? और अब आते हैं स्टेटमेंट पे। अब जरा ये देख लो, ये देख लो यहां क्या क्या चीज है। पीबी नॉट माइनस पीएस यानी कि वाष्प दाब में अवनमन है। ये ऊपर वाली लाइन है पीबी नॉट माइनस पीएस क्या है? वाष्प दाब में अवनमन है। नीचे वाला ये पूरा जो बना हुआ है, पूरा जो बना, ये क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन भी बोल सकते हैं। अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, रुको। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये अच्छा लगेगा। वाष्प दाब में अपेक्षित, अब समझ में आया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसके बराबर है? ये अगर है तो किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? एक्स से। और एक्स से क्या है? विलेय के मोल भिन्न। बस यहीं से एक स्टेटमेंट आपके सामने आ गया। क्या आ गया? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन, अवनमन विलेय के, किसके? विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से बात निकल के आएगी, और बात क्या निकलेगी कि विलेय वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। बोलो कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, चीजें समझ में आ गई हैं। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है? फिर से बता दे रहा हूं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट। बी तो ये मैंने क्या लिया? विलायक लिया, इसलिए ये कंडीशन है। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट की वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल कर, छींक दिया तुम। तो 20 ग्राम यूरिया ले रहा हूं मैं, है ना? 20 ग्राम यूरिया है, शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रहा हूं। 20 ग्राम यूरिया में हमने 18 ग्राम वाटर ले लिया, 18 ग्राम वाटर ले लिया, इसको मिला दिया गया। ठीक है? और जो ये वाटर है, इसका पी नॉट की वैल्यू वाटर की मैं दे रहा हूं, मान लेता हूं सपोज दैट 200 mm ऑफ Hg। क्लियर है? 200 mm ऑफ Hg। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ यहां पर पी एस यानी कि सोल्यूशन का, यानी कि विलियन का मान कितना होगा। इस टाइप की एक लैंग्वेज बनाई हुई है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करें। चलो ट्राई करते हैं। तो कैसे करेंगे? चलो हमारे साथ में ट्राई करो आप। ठीक है? यहां पर यूरिया है, यहां वाटर है।
यूरिया और वाटर है। सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन से, विलेय कौन है, विलायक कौन है? तो ये हो गया आपके पास में विलेय, ये कौन सा हो गया आपका विलायक। आगे बात समझ में? विलेय की बात करते हैं तो विलेय की बात करते हैं, पहले मोल निकालने हैं इसके। चलो भैया यूरिया के मोल बताओ कितने होंगे, 20 डिवाइड बाई 60। यहाँ पर वाटर के कितने होंगे, कितने होंगे 18 डिवाइड बाई 18, वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ कितना आ गया 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? मोल भी निकालने बच्चों, जल्दी जल्दी साथ में चलो। हाँ मोल भी निकालो इसके, कितने हो जाएंगे मोल बिन, 1/3 प्लस 1, 1/3 3 यहाँ चला गया, 3 + 1 1 4, 4/3। अरे हाँ है ना, तो यहाँ कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1/4। चलो अब मान रखें, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बता चुके हैं ना फॉर्मूला। फॉर्मूला हो गया P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 बराबर क्या होगा, मोल भिन्न x से कितना मान आ गया 1/4। P0 की वैल्यू कितनी हो गई 200 माइनस कितना हो गया P डिवाइड बाई P0 बराबर कितना हो गया 1/4। सॉल्व करोगे अब यहाँ से 4 को क्रॉस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 800 माइनस 4P। एक कुछ बच गया, हाँ यहाँ एक मिनट। हाँ यहाँ क्या हो रहा है, P0 माइनस P डिवाइड बाई यहाँ 200 होना चाहिए भाई, है ना, हाँ 200 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 800 माइनस 4P बराबर 200, ये हो गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 600। तो 4P बराबर कितना हो गया 600, P बराबर कितना हो जाएगा 150, ठीक है 150 mm ऑफ। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट? ये तो पूछा गया था, सीधा सीधा प्रश्न था। क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, फिर क्या करना है, पढ़ के छोड़ देना है, ऐसा नहीं, फॉर्मूला दिमाग में रखना है। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में रखना है, P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू विलेय के मोल भिन्न, ठीक है। मान निकालना है, सारी चीजों को देखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा P0 का मान कितना है देखो 200, यानी कि संख्या यहाँ पर कैसी है ज्यादा, और यहाँ संख्या कैसी है, हमेशा कम होगा कि नहीं होगा, ज्यादा में से कम को घटाया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, बात समझ में आ गई? अच्छा चलो इस क्वेश्चन को जब हल किया होगा ना, एक तकलीफ हुई है आपको, पता है क्या, ये तो मान मैंने सिंपल सा बना के दिया था, हो गया, लेकिन एक तकलीफ ये हुई कि यहाँ पर जो नीचे मान है देखो, यहाँ पहले घटाया फिर नीचे, फिर यहाँ से फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले पे फोकस करो, आ जाएगी मेरी बात समझ में। P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाई n प्लस कैपिटल N, यही तो है ना, यही तो है। यहां पर स्मॉल n डिवाइड बाई n प्लस कैपिटल, नीचे जो डिवीजन हो रहा है वो बड़ा, यहाँ P0 माइनस P डिवीजन हो रहा है बड़ा, मतलब बड़ी संख्या से भाग कर रहे हो, बड़ा भाग तो आता ही नहीं है, भाग करना तो आता नहीं है ना, तो है ना मुसीबत, तो मुसीबत हो गई यहाँ पर। चलो इस मुसीबत को थोड़ा हल्का करता हूं, ये नहीं कि सर इसको नीचे वाली संख्या हटा दो मुसीबत खत्म हमारी, वाह बेटा वाह, फिर तो फिर मजा ही आ जाए, फिर तो फिर कहने की बात ही क्या, बोले MBBS है सर, MB हटा दो, BS करना है हमको, ऐसा है। फॉर्मूला हो गया P0 माइनस P डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस कैपिटल N, ये हो गया। अब इसमें क्या काम करना है, इसको पलट देते हैं, तो P0 डिवाइड बाई P0 माइनस P इक्वल टू पलट दो n प्लस कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n, और ओपन कर लो P0 डिवाइड बाई P0 माइनस P इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n। P0 डिवाइड बाई P0 माइनस P इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n। सही जा रहे हैं, 1 को इधर ले जाओ, P0 डिवाइड बाई P0 माइनस P माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n। इसको यहां ले जाओ, P0 माइनस P0 प्लस P डिवाइड बाई P0 माइनस P इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n, कैंसिल आउट हो गया, तो P डिवाइड बाई यहां आ जाएगा P0 माइनस P इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n। बोलो आया समझ में? अब जरा फिर से पलट दो,
इधर पलटा था फिर वापस पलट दो, तो पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई क्या। अब थोड़ा सा महसूस हुआ, कुछ हल्कापन महसूस हुआ? अभी भी नहीं हुआ? नालायको, क्यों नहीं हुआ? यहां पर देखो डिवाइड किससे कर रहे हो? पी नॉट से। यहां डिवाइड किससे कर रहे हो? पी से, छोटी संख्या है। यहां डिवाइड कर रहे हो n प्लस कैपिटल एन से, यहां डिवाइड कर रहे हो केवल कैपिटल एन से, है कि नहीं है? है। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं, इसका ये रूप, इसका ये रूप, कुछ भी बोल सकते हो, ये रूप भी लगा सकते हो, ये रूप भी लगा, लेकिन सही रूप कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है? वो है ओरिजिनल, चाइनीज ही है। हाँ, नहीं खराब नहीं होगा, चलेगा, चलेगा। तुम जब तक एमबीबीएस नहीं बनोगे तब तक चलेगा। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं है? ये भी रूप है, ये भी रूप है, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। रो मत, जर देख। हाँ, उसको टेंशन हो गई, कितना बड़ा खतरनाक चीज बता दिया आपने, है ना? रो मत, रो मत, है ना? चलो, इन दोनों में क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी? देखो, अगर प्रश्न में पूछा जाता है, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि वाष्पदाब में अवनमन निकालना है, वाष्पदाब में अवनमन, सुनते रहना, अवनमन, तो वाष्पदाब में अवनमन पी नॉट माइनस पी निकालना है। या प्रश्न में पूछा जाता है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक है? अगर ये भी पूछा जाता है तो ये दोनों जो पूछे जा रहे हैं, दोनों के लिए वो फॉर्मूला लगाना है बच्चों, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल एन, ये लगाना है। अगर प्रश्न में पूछा जाए वाष्पदाब में अवनमन या वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, ठीक है, तो ये लगाना है। मतलब इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मैं बता रहा हूं। वाष्पदाब में अवनमन का मतलब क्या पूछ रहा है, जरा मुझे बताओ। अरे बताओ यार, क्या पूछ रहा है? पी नॉट माइनस पी पूछ रहा है भाई तुमसे, पी नॉट माइनस पी का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, यही तो मतलब हुआ। वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन का मतलब क्या हो गया? पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट पूछ रहा है। यह समझ में आ गया? तो भैया सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगाना, गड़बड़ी मत करना। ये नहीं कि सर यहां पर वाष्पदाब में अवनमन यहां भी तो है, लेकिन ये प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये उसका रूप बदल दिया हमने। समझ में आ गया? अब अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि भाई किसी का दाब निकालना है, जैसे पी का निकालना, पी नॉट का मान निकालना, केवल पी, जैसे अभी इस क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था, उससे पहले क्या निकाला था? पी निकाला था। तो पी नॉट निकालना, पी निकालना, ये सूत्र लगाना है। अगर मोलों की संख्या निकालनी है तो ये सूत्र लगाना है। मतलब स्मॉल एन पूछा जाए, कैपिटल एन पूछा जाए, यही सूत्र लगाना है। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार पूछा जाए, ये लगाना है। विलायक का भार पूछा जाए, ये लगाना है। मतलब कोई इकलौती चीज पूछी जाए, कोई इकलौती चीज पूछी जाए तो फिर ये वाला सूत्र लगाना है, छोटा वाला लगा लेना। और कोई अगर बड़ी चीज पूछी जाएगी, ये दोनों वाष्पदाब में अवनमन पूछा जाए या वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन पूछा जाए, तो फिर ये लगाना है। अब समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब देखो जरा, देखो इसको नेकी और पूछ पूछ वाली कंडीशन ले लेते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, इसमें हमने क्या निकाला था? इकलौती चीज निकाली थी। आंसर कितना आया था? 150। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं और दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। बताओ क्या क्या था? क्या था हमारे पास में? पी नॉट की वैल्यू कितनी थी? 200। अरे पी नॉट की वैल्यू कितनी थी? 200। किसका निकालना है मान? पीएस का। मोल भिन्न बताओ, विलेय के स्मॉल एन कितना था? अरे भाई कितना था? स्मॉल एन 1/3 और कैपिटल एन 1, बस यही तो है। ठीक है, स्मॉल कितना हो गया? 1/3, कैपिटल एन कितना हो गया? 1। ठीक है, अब चलो आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा? पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। पी नॉट का मान कितना हो गया? 200 माइनस कितना हो गया? पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू कितना हो गया? 1/3/1। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 200 माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू 1/3 गुणा कर दो, कितना हो गया? 600 माइनस 3p इक्वल टू p, इसको इधर ले आओ, 4p। 600 बराबर कितना हो गया? 4p।
P बराबर कितना हो गया 150 mm ऑफ एच। अब आया समझ में, आंसर दोनों का सेम आ गया। तो क्या साबित हुआ, चाहे वो फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, लेकिन अगर मैं कहता हूं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन लगाओ तो फॉर्मूला बदल जाएगा ना, और अगर मैं कहता हूं किसी का अवनमन बनाओ, वाष्प दाब में अवनमन निकालो, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, तो मान बदल जाएगा, ना, तो मान बदल जाएगा। तो वो फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है ये ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली हमें एक फॉर्मूला मिल गया, छोटा सा फॉर्मूला मिल गया, तो न्यूमेरिकल आसानी से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएंगे ना न्यूमेरिकल। किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दो, जैसे एक और, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बात नहीं, जैसे 18 ग्राम हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज है को 18 ग्राम जल में डाला गया है, बात नहीं, 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम जल में डाल दिया गया है, ठीक है, और हमें जो पी नॉट यानी कि जो ये विलायक था इसका वाष्प दाब मान लेता हूं 200 mm ऑफ Hg, ऐसे ही मान लेता हूं, क्लियर है। तो विलियन का वाष्प दाब कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं आएगा कि नहीं कर पाओगे आप, या तो आपसे कहीं मोल पूछ लेगा, या तो कहीं पर आपसे विलेय का भार पूछ लेगा, या तो विलायक का भार पूछ लेगा, या किसी का एक का दाब दिया होगा दूसरे का दाब पूछ लेगा। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, कर लोगे, सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बस ये बता दो मुझे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल एन। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे ले लूं केवल, ये वाला लगाएंगे, लगाएं कैपिटल एन वाला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर मैं सेम क्वेश्चन ले लूं, 18 ग्राम हमारा ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, 18 ग्राम हमारा पानी ले लिया, ठीक है, और हमने आपसे कहा, सुनना मेरी बात को, मैंने आपसे कहा वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन पूछ लिया, आपेक्षित अवनमन पूछ लिया, कर लोगे, हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है, तो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, एक और चीज थोड़ा सा यहां पर और मैं इसको एलोबरेट कर रहा हूं। फॉर्मूला हमारा क्या था, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, आया ना। अब एक काम करो, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, बराबर भार बटा अणुभार, और विलायक के मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटा अणुभार। अरे होता है कि नहीं होता है, ठीक है, एक काम करो, इसको ओपन कर लो, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई स्मॉल एम, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल एम, हो गया। तो यहां पर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम, यहां पर होगा स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डब्ल्यू, ऊपर कितना हो जाएगा 1000, नीचे कर दिया मैंने 1000। अब देखो इससे एक नई चीज आ गई, मैंने 1000 क्यों किया समझ में आ जाएगा, क्यों किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये देखो भार बटा अणुभार गुणा विलायक का भार गुणा 1000 क्या होता है, मोललता। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं मोललता, आ गई बात समझ में। इसका मतलब यहां पर अपन ने ये सीख लिया कि अगर किसी प्रश्न के अंदर मोललता पूछी जाए, क्या पूछी जाए, मोललता पूछी जाए, तो हम उसको निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी बराबर मोललता गुणा एम, क्या है, विलायक का अणुभार, ये ध्यान रखना है ना, ये क्या है, विलायक का अणुभार, ठीक है, विलायक का अणुभार बटा 1000। आगे बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसी बात पर, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि एक विलियन तैयार किया हमने, एक विलियन तैयार किया, उस विलियन में विलियन का जो वाष्प दाब है वो मान लेता हूं 100, विलियन का वाष्प दाब है 100 mm ऑफ Hg,
क्लियर है। और जो विलायक यहाँ पर शुद्ध लिया गया उसका है 101 mm ऑफ Hg। ठीक है, विलायक जो लिया गया है वो है हमारा जल। क्लियर, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए होंगे। विलायक जो है वो कितना है, वो क्या है हमारा जल। तो पूछा गया बताओ विलयन की मोललता क्या होगी। बोलो बच्चों, हो जाएगा, सिंपल है ना। क्या करेंगे बताओ, तुम ही लोग बताओ, सूत्र लगा दे कौन सा सूत्र लगा दे, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी बराबर मोललता गुणा कैपिटल एम डिवाइड बाई 1000। यही तो लगाएंगे। चलो बच्चों देख लो यहाँ पर क्या होगा। तो यहां लिख दे रहा हूं पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी बराबर मोललता गुणा कैपिटल एम डिवाइड बाई 1000। बोलो आ गया समझ में, कोई डाउट यहां तक कर लोगे। तो मुझे बताओ पी नॉट का मान कितना है 101 माइनस कितना हो गया 100 बटा कितना हो गया 101 की 100 बराबर स्मॉल एम, ये कितना हो गया 18 बटा कितना हो गया 1000। सॉल्व करो कितना आ गया 1 बटा 100 बराबर कितना हो गया m इंटू 18 बटा 10 हो गया। यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ चला गया 10, यहाँ हो गया m बराबर हो जाएगा 10 बटा 18। क्लियर हो गया, हो जाएगा ना सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक कर लोगे। चलो एक छोटी सी चीज और बता देते हैं बस, उसके बाद इसमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। यदि प्रश्न में विलयन को क्या बोला जाए, तनु बोला जाए, तनु, विलयन तनु है। यदि किसी प्रश्न में विलयन में लिखा गया कि विलयन जो है वो तनु है या अति तनु है, इस प्रकार का, या तनु किया गया, इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार की लैंग्वेज पूछी जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है। वैसे हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि विलयन तो सारे तनु ही होते हैं, ये मान के ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक कंडीशन हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड कोई पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन होगी, अगर वो कह ही रहा है कि नहीं भैया मैंने तो तनु किया है, अब बाकी तुम देख लो, ठीक है भाई साहब तनु किया अच्छी बात है, तो क्या कर सकते हैं, अब कर दिया सो कर दिया, है ना। अब कर दिया तो कर दिया का मतलब ये हुआ है कि भैया कैपिटल एन का मान जो है वो एन से बड़ा है, और जब ये इससे बड़ा होगा तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कितना होगा कैपिटल एन। तो यहां क्या होगा पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। भैया ये फॉर्मूला रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल में प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो यहां से मोललता निकाल के बैठ जाओ। आप कहोगे सर देखो एक और नया फॉर्मूला, भैया यहाँ पी होता है ना, और यहाँ क्या हो रहा है हाँ, तो ये इससे न्यूमेरिकल मत सॉल्व कर देना, ये केवल एक बात है, कौन सी, थ्योरी के रूप में, कि अगर प्रश्न के अंदर कह दे कि भैया ऐसा हो गया है, या जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं मैंने अब तनु किया है, बताओ आप निकाल के दिखाओ, तो क्या ठीक है भाई साहब इससे निकाल देंगे, ऐसी क्या बात है। समझ में आ गई बात। तो ये है पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। कोई डाउट यहां तक, परेशानी कोई। तो ये रहा आपके पास में सबसे पहला कौन सा, वासदाब में आपेक्षित अवयव। नोट करो फिर आगे चलो इस प्रश्न को देखो जल्दी से, फटाफट सॉल्व करो इसको। 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोलते हैं, ठीक है, तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोलते हैं। प्रथम स्थिति के वासदाब का अवनमन है, मतलब दो स्थितियां हमारे पास में, क्वेश्चन को देखो, एक जगह पर हमारे पास में यूरिया है और एक जगह पर हमारे पास में सुक्रोज है, मतलब सुक्रोज का विलयन है, बात समझो, और यूरिया का विलयन है। यूरिया कितना है 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल निकालो, यहाँ 12 बटा यूरिया कितना हो गया 60, ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 68.4 डिवाइड बाई होता है 342। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हो, C12H22O11। आ गया समझ में। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये हो जाएगा 0.2, 342, सही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0.2 आ गया है, ठीक है।
ये कितना आया 0.2, ये भी आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई, देखो यहां क्या लिखा है, वाष्प दाब का अवनमन। तो अब गलती से कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, छोटा वाला। कौन सा लगाना होगा, बड़ा वाला। पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, मोल बिन ले लो तो 0.2 डिवाइड बाई कितना होगा 0.2, और यहां कितना लिया हुआ है, 1 लीटर जल में घोलते हैं। तो 1 लीटर जल का बताओ मोलों की संख्या बताओ। अरे 1 लीटर जल में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, मोलों की संख्या निकालने के लिए भार निकालना पड़ेगा। तो घनत्व तो जल का कितना होता है 1 भार बटा अणुभार, समझ गए ना। अरे आ गया समझ में। तो वहां से निकालोगे तो जितने भी निकल के, कितने निकल के आएंगे 55.5 निकल के आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 55.5। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर। अच्छा देखो यहां के लिए सॉल्व करोगे, यहां कितना होगा पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू, यहां भी कितना होगा 0.2, बोलो डिवाइड बाई कितना होगा 0.2 प्लस 55। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ सुक्रोज भी कैसा है, विद्युत अनपघट्य है, यूरिया भी कैसा है, विद्युत अनपघट्य है। दोनों में कणों की संख्या कैसी है, समान है। जब तो कणों की संख्या समान होगी तो वाष्प दाब भी कैसा होगा, समान ही होगा। यानी कि दोनों एक स्थिति क्या होगी, द्वितीय के बराबर। अब आ गया समझ में, कोई डाउट, समझ में आ गया, नोट करो।